फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल की ज्ञान विद्या वाहिनी पर, जिसमें हम हिस्ट्री के टॉपिक्स को छोटे छोटे वीडियोस में इंटरेस्टिंग तरीके से समझने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा इम्पोर्टेंट एम्पायर्स विद स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के साथ, यानी कि हम एक सीक्वेंस में टाइमलाइन के अकॉर्डिंग सभी एम्पायर्स को समझने की कोशिश करेंगे। सभी में इम्पोर्टेंट वाले को आज हम कवर करने वाले हैं। तो देखते हैं आज की क्लास में क्या होता है। तो जो हम पढ़ने वाले हैं उसका जो सीक्वेंस रहेगा वो रहेगा हड़प्पा सभ्यता से लेकर के वर्तमान यानी कि आज तक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि भारत में, और इम्पोर्टेंट जो फोकस है यहाँ पर इंडिया पर है। ठीक है, तो भारत में जितने भी राजवंश और जो साम्राज्य हुए हैं हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। एक न्यू इनिशिएटिव है, वो है आज के स्लाइड्स को इंग्लिश में भी रखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलने वाली है, एक क्रोनोलॉजिकल लिस्ट मिलने वाली है। क्रोनोलॉजिकल लिस्ट का क्या मतलब है, एक सीक्वेंस मिलने वाला है जिससे हमें पता चलेगा कि कौन से टाइम में किस तरीके का राजवंश था और कहाँ तक वो फैला हुआ था, है ना। तो उनके एक मतलब एक सीक्वेंस में हमें आज हम पढ़ने वाले हैं। जितने भी मेजर एम्पायर्स हैं उन सबके बारे में पढ़ेंगे, और कौन से एम्पायर जिन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रूल किया था। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो जितने भी रूलर्स हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। रूलर्स ने डायनेस्टीज के बारे में, जो हड़प्पा सभ्यता से लेकर वर्तमान प्रेजेंट तक के हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। हड़प्पा से लेकर के प्रेजेंट टाइम तक की हम बात यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, और ये अलग अलग क्षेत्रों में हमें ये सब देखने को मिलता है, और एक ही समय में हमें सेम टाइम में हमें कई सारे रूलर्स देखने को मिलते हैं जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग एरियाज में रूल कर रहे थे। ठीक है, तो चलते हैं आगे। हमसे कनेक्ट होने के लिए आप हमें इन सब चीजों पे, हमें इन प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो कर सकते हैं। पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। हमने कहा था हड़प्पा सभ्यता से शुरुआत करेंगे, तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, मोहनजोदड़ो सभ्यता कहते हैं। और इसी का एक इंपॉर्टेंट प्लेस हमें क्या देखने को मिलता है यहाँ पर, धौलावीरा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कई इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं उनको यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है, जैसे कि समय काल, प्रमुख नगर कौन से हैं, और राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे। तो समय काल हमें आज इसका देखने को मिलता है 2600 से 1900 ईसा पूर्व, हमें इसका टाइम पीरियड देखने को मिलता है। और जो इम्पोर्टेंट जो इसके सिटीज हैं, जो नगर हैं, वो है हमारे पास हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और धौलावीरा। ये तीन इंपॉर्टेंट सिटीज है जो सिंधु घाटी सभ्यता में हमेशा याद रखनी होती है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्लेसेस हैं जिनके बारे में हम जान सकते हैं, जैसे कि चनहुदड़ो और भी मतलब इम्पोर्टेंट प्लेसेस है, जैसे लोथल हो गया, है ना। लोथल हमें गुजरात में देखने को मिलता है। और मतलब पाकिस्तान में भी हमें बहुत सारे एरियाज देखने को मिलते हैं जहाँ से हमें साक्ष्य मिलते हैं कि हड़प्पा सभ्यता नाम की भी एक सभ्यता थी जो भारत में ही थी। ठीक है, और यहाँ पे हमें कोई भी राजवंश के बारे में हमें पता नहीं चलता है। हो सकता है कि गणतांत्रिक रही हो, या फिर यहाँ पे कोई नगर के प्रशासन प्रणाली यहाँ पे एग्जिस्टेंस में थी। तो इंग्लिश में भी देख लेते हैं इसको। तो हम देखते हैं इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन के रूप में जानते हैं। टाइम पीरियड इसका है 2600 से 1900 बीसीई। ये इसका मैच्योर फेज है। मैच्योर फेज का मतलब है इस समय में ये विकसित हो चुकी थी, एकदम टॉप पे। हम कहते हैं ना कोई चीज एकदम पीक पे जाती है, एकदम और एकदम विकसित रूप में हमें एकदम डेवलप्ड रूप में देखने को मिलती है, वो इसका मैच्योर फेज है। इसके पहले भी छोटे छोटे हड़प्पा सभ्यताएं हुई है, लेकिन वो इतनी ज्यादा मैच्योर नहीं थी और बहुत ही छोटे छोटे वो हमें देखने को मिलती है। इसकी जो सिटीज का नाम है वही हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और धौलावीरा। लोथल, चनहुदड़ो, और इसमें हमें लोथल गुजरात में है, चनहुदड़ो अभी हमें देखने को मिलता है। ऐसे कई सारे शहर हमें देखने को मिलते हैं। इस डायनेस्टी में कोई भी रूलिंग डायनेस्टी में फाउंड नहीं होती है, तो मतलब शहरीकरण नगर रहा होगा, या फिर नॉन मोनार्कियल का क्या मतलब होता है, यहाँ पे कोई भी राजा नहीं था, राजतंत्र का हमें कोई प्रमाण यहाँ पे नहीं मिलता है। पिक्चर देख लेते हैं, तो ये हमें हड़प्पा सभ्यता के इस टाइप से एक पिक्चर फॉर्म में देखने को मिलती है। ठीक है, और अब चलते हैं आगे। आगे हम चलेंगे तो हम आएंगे वैदिक पीरियड पे, जहाँ पे हम देखते हैं कि कई सारे यज्ञ हमें यहाँ पे हमें इस तरीके से यज्ञ हमें देखने को मिलते हैं।
ठीक है। और यहाँ पे हमें देखने को क्या मिलता है कि इस तरीके से जो गुरु हुआ करते थे वो इस तरीके से अपने शिष्यों को उपदेश दिया करते थे, और सारे शिष्य इस तरीके से प्रकृति के बीच में रहकर धीरे धीरे गुरु की सभी जितनी भी शिक्षाएं हुआ करती थी उनको कंठस्थ किया करते थे। ठीक है। और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो भी गुरु वगैरह हुआ करते थे अपनी डायटी यानी कि अपने जो भी देवता होते हैं उनकी क्या करते थे, इस तरीके से पूजा अर्चना आराधना क्या करते थे, यज्ञ यज्ञ वगैरह सब किया करते थे। ठीक है। और हमें देखने को मिलता है कि जितने भी इंपॉर्टेंट हमारे वेद हैं, जो जैसे हम जानते हैं कि हमें 4 वेद हम जानते हैं जिनके बारे में, उन चारों जो संकलन है वो हमें इसी टाइम पीरियड में देखने को मिलता है। तो इस टाइम पीरियड को देख लेते हैं। तो जैसे हमें देखने को मिलता है कि जो ये जो हमारा वैदिक काल है इसमें हमने वैदिक काल और प्लस में इसमें हमने लेटर वैदिक को भी कवर किया है। इसलिए इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1500 से 1600 ईसा पूर्व, यानी कि 1500 से 600 ईसा पूर्व में हमें देखने को मिलता है। इसमें इंपॉर्टेंट जनपद देखने को मिलते हैं, जैसे कि हम देखे थे प्रमुख नगर, तो प्रमुख नगर कुछ इसी टाइप से हमें देखने को मिलते हैं। तो उस टाइम में जो ये एग्जिस्टेंस में थी, जो सिटीज है, कोई शहर है, कोई पर्टिकुलर एरिया, तो उसको हम जनपद के रूप में जानते हैं। तो जैसे उस समय में कुरु, पांचाल, कौशल, विधेय, ये हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है। और कुछ राजवंश भी थे जो उस समय में एक्टिव थे, जैसे कि हम देख सकते हैं भरत और पुरु। और ये वो है जो प्रारंभिक जनजाति वंश है, यानी कि जब शुरू में जनजाति जो थी वो धीरे धीरे विकसित होने वाली थी या हो रही थी, ये उस टाइम का फेज हमें देखने को मिलता है, जिसमें हमें 2 जनजातीय वंश इंपॉर्टेंटली देखने को मिलते हैं, वो भरत और पुरु है। यानी कि इन्हीं से धीरे धीरे आगे विकसित होकर के अलग अलग जनजातीय वंश आगे बढ़े और अपना साम्राज्य स्थापित किया। इंग्लिश में भी इसको देख लेते हैं। तो इसका वैदिक पीरियड है 1500 से 1600 बीसीई। बीसीई में चल रहे हैं, ये आप ध्यान रखें हम क्या कहाँ चल रहे हैं, अभी हम ईसा पूर्व में चल रहे हैं। ईसा पूर्व, हम ईसा पूर्व में चल रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखें। आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं महाजनपद का काल आता है। मैंने पढ़ाया था जनपद, यानी कि जहाँ पे पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे कुछ जनजाति कबीले सरदार मिलकर आपस में रह रहे हैं। ठीक है। अब आता है महाजनपद। महाजनपद का क्या मतलब होता है, जो उस टाइम में जनपद थे उन्होंने धीरे धीरे अपना विकास कर लिया तो उनका एक अपना एक पर्टिकुलर जगह है, उनके एक सही तरीके से शासन प्रणालियां हैं, और उनके अपने सरदार हैं जो विकसित रूप में अपने अपने नगर शासन को चला रहे हैं। तो उनका विकसित रूप है, इस टाइम को महाजनपद कह रहे हैं। ठीक है। जैसे कि हमें इनका टाइम पीरियड देखने को मिलता है 600 से 300 ईसा पूर्व, और इसमें जो प्रमुख जनपद हमें देखने को मिलते हैं उनकी संख्या वो 16 है। इसमें मगध, कौशल, अवंती, वत्स, काशी, हमें ये आदि एक्सेट्रा देखने को मिलते हैं। इसमें कुछ राजवंश है जो जरूरी है, इसके हर्यक वंश देखने को मिलता है, शिशुनाग वंश देखने को मिलता है, नंद वंश देखने को मिलता है। और ये जो इम्पोर्टेंट जो हमें राजवंश देखने को मिलते हैं, इनकी जो इम्पोर्टेंट प्लेस है वो है मगध। ये सब हमें मगध में प्रोमिनेंटली देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहीं पे उनका ज्यादातर विकास हमें देखने को मिलता है, और इस ये मगध जो पड़ता है वो आज के बिहार में पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है, आज के बिहार में पड़ता है। इसका क्या विशेष ध्यान रखें। इसका क्या है, ध्यान रखें। ठीक है। तो महाजनपद है, टाइम पीरियड 600 से 300 बीसीई। ठीक है। यहाँ पे जो 16 किंगडम्स हमें देखने को मिलते हैं, मगध, कौशल, अवंती, वत्स और काशी एटसेट्रा। और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, और इंपॉर्टेंटली मगध में है, और मगध कहाँ पर है, बिहार में। ठीक है, ये हमें और कहाँ देखने को मिलते हैं, बिहार में हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे 16 कहाँ पर थे, उनकी लोकेशन के साथ पूरी पिक्चर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके हमें यहाँ पे कम्बोज देखने को मिलता है, फिर यहाँ पे गांधार, फिर हमें यहाँ पे कुरु, फिर सूरसेन, मत्स्य, अवंती, ये देखने को मिलते हैं। और फिर जब दक्कन वाले क्षेत्र की ओर बढ़ रहे होते हैं, तब हमें देखो यहाँ पे लगभग एमपी के साइड हम देखो इसको देख सकते हैं, वत्स और चेदे हमें देखने को मिलते हैं। फिर झारखंड छत्तीसगढ़ वाला जो आज का स्टेट्स है, तो वहाँ पे हम काशी या और मगध वगैरह देख सकते हैं। बिहार बिहार काशी उत्तर प्रदेश वाला भी रीजन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे वज्जीमल अंग है ना, और यहाँ पे जो इधर नदन इंडिया में देखने को मिलता है तो वो है पांचाल और कौशल, और यहाँ पे है कुरु। ये इंपॉर्टेंट 16 महाजनपद है जिन्हें हम जानते हैं। और यहाँ पे नीचे साउथ में एक अस्मक भी है, अस्मक। ठीक है, इसको एक बार बता देती हूँ, ये रहा अस्मक।
यहाँ पे हमें अस्मक भी देखने को मिलता है, अस्मक, है ना, जो हमें साउथ इंडिया के साइड में देखने को मिलता है। आगे चलते हैं। क्विज टाइम, ये भी एक नया इनिशिएटिव है। आपसे क्या होगा, हम जब भी कुछ पढ़ा करेंगे तो क्विज के साथ उसको लगा के इसको कंप्लीट किया करेंगे। तो देखते हैं आगे। सबसे पहला क्विज, क्विज क्या है कि महाजनपद was located in present day बिहार एंड वॉज रूल्ड बाय दी हर्यक डायनेस्टी। यहाँ पे देखिए आपको दो इंफॉर्मेशन दी हुई है, इनका आप खास ध्यान रखें कि आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है और आप उसको सॉल्व किस तरीके से कर सकते हैं। तो पहले तो महाजनपद के बारे में बात हो रही है, लेकिन कहाँ के जनपद, बिहार के बारे में। और डायनेस्टी कौन सी, हर्यक। हम अभी पिछले स्लाइड में पढ़ के आए हैं कि हर्यक, नंद, है ना, जो ये सब जो डायनेस्टीज हैं वो हमें इम्पोर्टेंटली मगध के क्षेत्र में देखने को मिलती है, और मगध हमें देखने को मिलता है बिहार में। मगध हमें कहाँ देखने को मिलता है, बिहार। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो जब भी आप क्वेश्चंस देखें तो उसके साथ उसकी हर एक इंफॉर्मेशन को ध्यान दें, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे बात हो रही है हड़प्पा सभ्यता की, तो इन्हें हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड आप ध्यान कर लें। 2600 से लेकर के हमें 1900 तक हमें देखने को, 1900 तक हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये इसका डेवलपमेंट हमें कहाँ पे देखने को मिलता है वो हमसे पूछ रहा है। और डेवलपमेंट कौन से रिवर के किनारे हुई है, रिवर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो वो है सिंधु रिवर, ठीक है, इंडस रिवर, ठीक है। तो यहाँ पे हड़प्पा का नाम आ रहा है, वहां आपको इंडस रिवर का लगा देना है। जहाँ पे मोहनजोदड़ो के नाम से सिविलाइजेशन पूछी जाए वहां पे आपको इंडस लगाना है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूछा जाए तो भी हमें क्या लगाना है, इंडस रिवर ही लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। वैदिक पीरियड के कितने पार्ट हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था वैदिक पीरियड के हमें ओनली 2 पार्ट्स देखने को मिलते हैं। अब आप यहीं पे क्वेश्चन को तैयार करने के लिए आप इन 2 पार्ट्स के नेम को कमेंट बॉक्स में लिख कर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो 2 पार्ट कौन से मैंने आपको बताया था, एक तो हमारा वैदिक पीरियड है और दूसरा हमारा है लेटर वैदिक पीरियड। ये 2 हमारे वैदिक पीरियड हमें देखने को मिलते हैं, तो इनका खास ध्यान रखें। एक हमारा वैदिक पीरियड है और दूसरा हमारा लेटर वैदिक पीरियड हमें देखने को मिलता है। फिर है हमारा टाइम स्पैन ऑफ वैदिक पीरियड अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। ईसा पूर्व में, क्योंकि यहाँ जो सीरीज चल रही है वो बीसीई की थी, आज मैंने जितना भी आपको पढ़ाया वो सब बीसीई के बारे में पढ़ाया था, तो यहाँ पे जितना भी टाइम रहेगा वो हमेशा हमेशा अप्रोक्सीमेटली में आएगा, यानी लगभग में आएगा, ठीक है। इसका आप ध्यान रखें। तो लगभग जो हमें वैदिक पीरियड देखने को मिलता है वो हमें देखने को मिलता है 1500 से 600 बीसीई, ठीक है। 1500 से लेकर के हमें 1500 से हमें 1000 तक हमें क्या देखने को मिलता है, वैदिक पीरियड। और 1000 के बाद 600 तक 600 तक हमें क्या देखने को मिलता है, लेटर वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड, ये हमें देखने को मिलता है। तो इन सबको आप एकदम ध्यान से तरीके से इसको आप अच्छे से कर ले कि 1500 से लेकर के 1000 तक हमें वैदिक पीरियड देखने को मिलता है, वैदिक पीरियड देखने को मिलता है। और 1000 से 600 तक हमें क्या देखने को मिलता है, हमें लेटर वैदिक पीरियड देखने को मिलता है। ये बीसीई की बात है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए बस इसका आंसर्स है, यहाँ पे आप इन आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। तो आज की क्लास में इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इससे आगे के टाइमलाइन के साथ। धन्यवाद।